बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे जो 13 दिसंबर बरोज़ इतवार सानिया पेश आया पोजीशन के साथ। सानिया इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत उम्मीदें थी, बहुत उनको तवक्कुआत थी, लेकिन उन्होंने अपने साथ जो किया उस पर पहली दो वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। जो पहली मैंने इस इशू पर वीडियो की थी इस जलसे से मुतल्लिका, उसमें तो मैंने आपके सामने उस जलसे में होने वाली 14 तकारीर का लुबे लुबाब रखा था, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई वो सारी रखी थी, यानी कंटेंट उसमें क्या था। दूसरी वीडियो में हमने इस चीज़ पर बात की थी कि जलसा नाकाम क्यों हुआ। इस वीडियो में कुछ और उससे जुड़े हुए वाक़यात पर बात करेंगे और ये अभी रात में ये तीसरी और आखिरी वीडियो है इस इशू के ऊपर। कल देखेंगे इसके ऊपर जो नई चीज़ें होंगी उन पर बात करेंगे। जो इसमें मैंने बात करनी है, शुरू इस बात से करते हैं कि मरियम सफदर साहिबा ने कल अपने जलसे में कहा कि कौमी असम्बली को और सेनेट को एक कर्नल चला रहा है और उस कर्नल का नाम कर्नल लियाकत उन्होंने बताया है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी का तो नहीं कह सकते, लेकिन नून लीग ने खास तौर पर क्या कर्नल लियाकत के कहने पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए वोट डाला था। उसकी वजह यह है कि अगर आप पिछले 6-8 माह में होने वाली जो कानून साजी है, जो कवानीन बने, उनमें अगर आप देखें एक ही कानून था जिसने सबको हैरान कर दिया। 6 माह तो नहीं, तकरीबन 1 साल हो गया, जनवरी में मेरा ख्याल हुआ था। वो एक ही कानून था जिसने बहुत हैरान किया था सबको, और वो यही था कि नून लीग आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन के मामले में वोट देने पर मान गई थी। वरना आप याद करें, जब जस्टिस खोसा ने जो टाइम दिया था पार्लियामेंट को, उस वक्त गुल बुखारी और ये सारे संभाले नहीं जा रहे थे। ये कह रहे थे कि अब सारी गेम नवाज शरीफ के हाथ में है, नवाज शरीफ कभी कानून साजी के लिए वोट नहीं देगा, 2/3 मेजोरिटी के साथ कानून साजी क्योंकि उसके लिए आइन में तरमीम करनी थी, नहीं हो सकेगी, और इस तरह से आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं मिल सकेगी। पूरे पिछले 1 साल में सबसे जो हैरान कुन वाक़या था वो तो यही था, अगर एक कर्नल जो है वो चला रहा है पार्लियामेंट को, यानी सेनेट और कौमी असम्बली को, फिर तो इसका मतलब है नून लीग ने भी उस कर्नल के मैनेज करने पर ये वोट दिए हैं। और आज तक नून लीग ने नहीं बताया कि नवाज शरीफ ने लंदन में ख्वाजा आसिफ समेत इंपॉर्टेंट लोगों को बुलाकर जो हलफ लिया था उस हलफ में क्या बातें की गई थी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 1 साल में इसके अलावा कोई और ऐसी कानून साजी नहीं हुई जिस पे ये हैरत हो कि जी ये कोई किसी ने मैनेज करके कानून साजी करवाई है। सिर्फ एक कानून साजी थी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले में, जिस पर सबको ये था कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि नून लीग ने वोट दिया है, और फिर इसका मतलब है कि मरियम साहिबा ने और इनकी पार्टी ने अगर कर्नल लियाकत के कहने पर वोट डाला है तो बेज़ाहिर है इनसे बेहतर किसको पता होगा कि कैसे चीज़ें यहाँ पर मैनेज की जाती हैं। और अगर एक सियासी जमात की सियासी औकात ये है कि वो एक रिटायर्ड कर्नल के हाथों मैनेज हो जाती है, तो फिर उनको हाजिर सर्विस आर्मी चीफ और DGISI का तो नाम ही नहीं लेना चाहिए, जिनकी सियासी औकात ये हो कि वो एक रिटायर्ड कर्नल से मैनेज हो जाते हों। उसके बाद मौलाना फजल रहमान साहब जो धमकियाँ दे रहे हैं, उसकी वजह यह है, जो अब वो कह रहे हैं कि फ़ौज और अवाम आमने सामने होंगे, उसकी वजह यह है कि उनका ये जो असासों वाला केस है वो बहुत संगीन है, वो बहुत ख़तरनाक है। और अगर एक भी कोई ऐसा असासा, एक भी ऐसी जायदाद, एक भी ऐसा अकाउंट अगर वो सामने आ जाता है जो उन्होंने अपने कागजात नामजदगी में डिक्लेयर ना किया हो, तो ये जो मौलाना फजल रहमान है ये नवाज शरीफ की तरह ताहयात नाअहल हो जाएंगे। इसलिए इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है, और एंड पे मुझे ये लगता है कि मौलाना साहब इसी बात पर मान जाएंगे। अगर पिंडी से या पारा से इनको ये कह दिया जाता है कि आपके एहसासों वाले केस को मैनेज कर लिया जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो मौलाना साहब मान जाएंगे, क्योंकि वो मौलाना साहब का केस बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं, एक लंबी तफसील है, 6-7 पेजेस की वो इन्फॉर्मेशन है कि मौलाना के कौन कौन से असासे और जायदादें जो है वो इस वक्त हैं, और उन पर भी सवालात हैं कि एक आलम दीन कहलाने वाला शख्स जिनके बारे में हारून रशीद साहब ये कहते हैं कि इन्होंने जो शरिया का कोर्स होता है, जो भी उसको कहते हैं, मुझे उस कोर्स का नहीं पता, लेकिन वो कोर्स भी इन्होंने मुकम्मल नहीं किया था। उसके बावजूद ये उल्मा के उस्ताद बने हुए हैं और कायदे जमीयत बने हुए हैं। हज़ार उल्मा के कहते हैं मैं कायद हूँ, लेकिन इन्होंने खुद आलिम का जो कोर्स है वो मुकम्मल नहीं किया हुआ, ये कहना है हारून रशीद साहब का। तो इसके बाद एक और चीज़ हैरान कुन है, और वो ये है कि मौलाना साहब की तकरीर में हमने इसराइल का जिक्र नहीं सुना, हमने फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के हवाले से जो चीज़ है उसके हवाले से जिक्र नहीं सुना। ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन है कि जब ये इमरान खान को कहते हैं कि ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके नरगे में है, तो ये किसके नरगे में है कि जो ना तो इसराइल की बात कर रहे हैं, ना ये कह रहे हैं कि इसराइल को तस्लीम नहीं करना चाहिए, हम नहीं करने देंगे, ना ही ये सऊदी अरब ने जिस तरह से अरब मुल्कों को जो है वो लिटाया है इसराइल के आगे, तस्लीम करवाया है, ना ये सऊदी अरब की मजम्मत कर रहे हैं, और फिर साथ ये भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि इनको सऊदी अरब ही फंडिंग कर रहा है। तो ऐसे तनाजुर में बहुत से सवाल उठते हैं कि मौलाना फजल रहमान जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते हैं, होना तो ये चाहिए था कि हर PDM जलसे में मौलाना कहते कि हमें यह लगता है कि इमरान खान इसराइल को तस्लीम करेगा, लेकिन हम इसराइल को तस्लीम नहीं होने देंगे पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इसराइल का कोई जिक्र नहीं है, फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों का कोई जिक्र नहीं है, ना नवाज शरीफ जिक्र करते हैं। नवाज शरीफ तो
कश्मीर में होने वाले मजालिम का जिक्र नहीं करते। नवाज शरीफ तो LOC पे हमारे जो जवान हैं, जो उनकी जानें जो ली जा रही हैं, जो वो जानें कुर्बान कर रहे हैं, जो दुश्मन हमले करते हैं, उसकी मजम्मत नहीं करते। भारत के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है नवाज शरीफ उसकी मजम्मत नहीं करते। भारत के अंदर जो अक़लियतों के साथ हो रहा है नवाज शरीफ उसकी मजम्मत नहीं करते। तो नवाज शरीफ की तो समझ आती है कि वो बाहर बैठे हैं, इसलिए वो फ्रांस की भी मजम्मत नहीं करते गुस्ताखाना खाकों पर। लेकिन मौलाना साहब क्यों नहीं कर रहे इसराइल की मजम्मत? मौलाना साहब ये क्यों नहीं कह रहे कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे? तो ये बहरहाल एक बहुत मेरे लिए तो हैरानकुन है। आप ही बताइए, आप क्या समझते हैं कि मौलाना क्यों नहीं इसराइल का जिक्र कर रहे उस तरह खुलकर? क्या उनको PDM ने रोका है? क्या पीपल्स पार्टी ने रोका है कि आपने इसराइल के हवाले से बात नहीं करनी? या जिस आलमी इस्टेब्लिशमेंट का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान उनके हाथों में खेल रहा है, क्या ये नहीं खेल रहा है आलमी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों में? क्या ऐसा तो नहीं है कि ये इस्तेमाल हो रहे हैं आलमी इस्टेब्लिशमेंट के हाथों? कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, इमरान खान नहीं चाहते, फौज नहीं चाहती, तो फिर PDM जो है ये माहौल बना रही हो? क्योंकि मौलाना साहब के बारे में आपको पता ही है, पहले ही आया था कि इन्होंने उनको कहा था कि आप मेरी दाढ़ी ना देखें, मुझे मौका दें, मैं हाजिर हूँ। इस तरह की इनसे बात मंसूब की जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कह रहे हो कि भाई हमें, क्योंकि सऊदी अरब के करीबी हैं, नवाज शरीफ भी हर तकरीर में सऊदी अरब का जिक्र करते हैं, और सऊदी अरब का तो इस वक्त एक ही मकसद नजर आता है, यानी OIC में उनका मकसद यह नहीं है कि अक़लियतों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है, या अक़लियतों को तो छोड़ दें, चलो नहीं है, ये तो मुसलमानों की एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि मुसलमान अक़लियतों पर भी जुल्म के खिलाफ हैं, हमारा दीन ये कहता है। लेकिन वो तो मुसलमानों के ऊपर भी जुल्म और तशद्दुद की मजम्मत नहीं करते, कश्मीर की मजम्मत नहीं करते, जो 5 अगस्त का अमल है उसकी मजम्मत नहीं करते। तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी और बड़े एजेंडे का हिस्सा हों और बड़ी गेम का हिस्सा हों और ये उनके हाथों इस्तेमाल हो रहे हों? इसलिए मौलाना साहब ना फ्रांस का जिक्र करते हैं, ना इसराइल का जिक्र करते हैं। अब आते हैं हम एक और इशू के ऊपर, वो ये है कि आसिफ गफूर साहब का जिक्र आजकल मौलाना साहब की या किसी न किसी की तकरीर में लाजमी होता है। आसिम सलीम बाजवा साहब का जिक्र ज़रूर होता है। आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से मैं आपको बता दूं कि इनको क्या मसाइल हैं। आसिम सलीम बाजवा साहब एक तो उस वक्त DGI-SPR थे जब जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ थे, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे। नवाज शरीफ और नून लीग को एक शिकवा था, और वो ये था, जो ये अखबारी मालकान को भी कहा करते थे कि आप आर्मी चीफ की खबर बड़ी लगाते हैं, वज़ीर आज़म की छोटी लगाते हैं। और उस वक्त नवाज शरीफ ये समझते थे कि ये सारा कुछ आसिम सलीम बाजवा कर रहे हैं, नवाज शरीफ की खबरें छोटी वो लगवाते हैं। क्योंकि उस वक्त आपको पता है एक शुक्रिया राहील शरीफ का वो चला था, और उस वक्त इस एक लफ्ज़ को, शुक्रिया राहील शरीफ को, एक ब्रांड बना दिया था आसिम सलीम बाजवा साहब ने। और जाहिर है वो कम्युनिकेट करते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज क्या कर रही है। फिर उन्होंने ISPR को जिस तरह से मुनज़्ज़म इदारा बनाया, जिस तरह से ISPR को इस सतह तक वो लेकर गए, और उसके बाद आसिफ गफूर साहब के भारत की भी चीखें हमें सुनाई दी कि ISPR ने तो भारत के बयानी को तबाह करके रख दिया है, और पाकिस्तान ने ISPR की मदद से इंटरनेशनली कश्मीर के मामले को बहुत हाईलाइट किया है। फिर आपको याद होगा कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने एक ट्वीट की थी एज ए DGI-SPR। वो ट्वीट था जब नवाज शरीफ ने, जब ये नून लीग ने झूठ बोला था पार्लियामेंट में कि राहील शरीफ साहब के पास ये इमरान खान और तारिक कादरी, इन्होंने खुद राहील शरीफ को कहा कि हम आपके पास आना चाहते हैं। उस वक्त DGI-SPR आसिम सलीम बाजवा साहब का एक ट्वीट आया था कि ये ऐसा नहीं है, हुकूमत ने आर्मी चीफ को कहा है कि आप मुदाखलत करें, राहील शरीफ साहब को कहा है। तो उस पर भी नवाज शरीफ को काफ़ी सुबकी का सामना करना पड़ा था। फिर इस वक्त जो एक लार्जर गेम है उसमें भी हम ये देखते हैं कि उस गेम में यह है कि CPAC को टारगेट किया जाए, CPAC का रास्ता रोका जाए, और इस वक्त CPAC को देख रहे हैं आसिम सलीम बाजवा साहब। तो ये बहुत सारी वजूहात हैं जिससे लगता है कि आसिम सलीम बाजवा साहब से तो इसलिए तकलीफ है, ये सारे मामलात हैं। और जो आसिफ गफूर साहब हैं वो भी क्योंकि DGI-SPR थे, और उन्होंने भी आसिम सलीम बाजवा साहब के बाद बड़े अच्छे तरीके से ISPR को लेकर चले, और ये समझते हैं कि उनके दौर में सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स चलते थे भारत के खिलाफ, अब कहाँ से इनको कन्फ्यूजन है कि आसिफ गफूर साहब थे, नून लीग के खिलाफ जो ट्रेंड्स बनते थे उसके पीछे आसिफ गफूर साहब थे, ऐसा क्यों है? हुआ ये कि उस दौर में सोशल मीडिया का एक बड़ा उसको मुनज़्ज़म किया गया। मुझे इस बारे में नहीं पता कि उसको ISPR कर रहा था, कोई और कर रहा था, या वो आसिफ गफूर साहब मामलात को इस तरह से लेकर चल रहे थे कि सोशल मीडिया पे लोग, उनके साथ हज़ारों लोग जुड़ गए, और जब भी वो भारत के खिलाफ एक ट्वीट करते थे, जब भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जमान के तौर पर वो बात करते थे, तो फ़ौरन ट्रेंड्स बन जाते थे और बहुत ज़्यादा बात होती थी भारत के खिलाफ। हुआ ये कि वही जो लोग थे, हज़ार लोग जो पाकिस्तान की बात करते थे, जो भारत की मजम्मत करते थे, जो फ़ौज की हमायत में ट्वीट करते थे भारत के खिलाफ, जब नून लीग के खिलाफ, नून लीग के मुल्क दुश्मन एजेंडे की बात होती थी, नून लीग की करप्शन की बात होती थी, तो उनमें से हज़ार अकाउंट में से चंद 100 अकाउंट चले आप कह लें, वो फिर इनके खिलाफ ट्रेंड्स बनाते थे। तो इनको ये लगता था कि ये क्योंकि फ़ौज के हक में ट्रेंड बनाते हैं,
भारत के खिलाफ ट्रेंड बनाते हैं तो इससे तासुर ये था कि ये फौज के लोग हैं, और अब ये नून लीग के खिलाफ अगर ट्रेंड बना रहे हैं तो आसिफ गफूर साहब बनवा रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आसिफ गफूर साहब जो हैं ये चीज़ करते हो। तो इसलिए इनको, और फिर आसिफ गफूर साहब से एक और भी तकलीफ है, जो उन्होंने डॉन लीक्स का नोटिफिकेशन था उसको रिजेक्टेड का उन्होंने ट्वीट किया था, तो उसकी भी इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि उसने बहुत बड़ा है इनकी जो इनके एक वो बयानी को बड़ा डेंट डाला था, जो ये कहते थे कि नवाज शरीफ सर झुका के नौकरी नहीं कर रहा था, वो तो डट गया था, लड़ गया था, ये वो उससे पता चलता है कि वो उस ट्वीट के आने के बाद जिस तरह से ये लेट गए थे, तो ये भी इनको जो है वो गुस्सा था। और फिर ओवरऑल क्योंकि ये फौज के खिलाफ हैं, तो फौज में चाहे आर्मी चीफ हों, DGI हो, कोई और हो, आसिम सलीम बाजवा हो, आसिफ गफूर हो, सबके ये खिलाफ हैं। चाहे वो अभी जो सिंध में जिन लोगों को गो के एक मुश्किल था स्टेप लेना, लेकिन आर्मी चीफ ने उनको हटाया ताकि सिंध हुकूमत जो उसकी आड़ में जो करना चाहती थी उनको वो ना करने दिया जाए, तो उनके भी ये खिलाफ हैं। और फिर मुझे समझ नहीं आती जब ये यही कहते हैं कि आसिम सलीम बाजवा को CPI अथॉरिटी से हट जाना चाहिए। नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम था और फिर वो साबित भी हुआ कि वो इल्ज़ाम दुरुस्त था। नवाज शरीफ ने तो वज़ारत उस्मा नहीं छोड़ी थी। मरियम मुजरमा हैं, अभी भी जलसों की क़यादत कर रही हैं। जो PDM के स्टेज के ऊपर बैठे हैं सबके ऊपर इल्ज़ाम हैं, सबके ऊपर बड़े बड़े केसेस हैं। नवाज शरीफ के ऊपर जो केसेस थे, आसिम सलीम बाजवा साहब का तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं होगा। और उसका तो ये तो एक ऐसी वेबसाइट ने खबर लगाई आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो तो पनामा लीक्स में नवाज शरीफ का नाम आया था, जिसमें कई मुल्कों के सरबराहान को घर जाना पड़ा, पूरी दुनिया में तहलका मचा, पूरी दुनिया में एक मतलब कोराम बरपा हुआ उस पनामा लीक्स से। तो फिर वो तो पाकिस्तान की अदालतों में साबित भी हुआ। और ये भी मैं आपको बताऊं कि नवाज शरीफ जो तायात नायल हुए थे, वो कागजात नामजदगी में वो अपने बेटे के पास जो नौकरी कर रहे थे उससे जो रिसीवेबल सैलरी थी वो छुपाने पर हुए थे, और बाद में पूरे ट्रायल हुआ और उसके बाद उनको पूरा मौका देकर, और जब वो नहीं चीज़ें जस्टिफाई कर सके तो फिर उनको जो है वो सज़ाएं सुनाई गई थी। तो अगर इतनी इल्ज़ामात के बाद अभी जरदारी साहब पर 42 केसेस हैं फेक अकाउंट्स के, बिलावल के ऊपर केसेस हैं, आप जितने कंटेनर इसके ऊपर बैठे हुए थे, जो भी आपने स्टेज बनाया हुआ था मीनार पाकिस्तान पर, जितने स्टेज पर बैठे थे सबके ऊपर इल्ज़ामात हैं। तो फिर आप शुरू कीजिए ना, जिस के ऊपर इल्ज़ाम है वो सारे मुस्ताफ़ी हों और साथ आसिम सलीम बाजवा भी CPI अथॉरिटी से हट जाएंगे। ये क्या कि भाई CPI अथॉरिटी का तो शायद उनका स्कोप तो बहुत लिमिटेड हो। नवाज शरीफ तो वज़ीर आज़म थे, सब कुछ उनके इख्तियार में था, कौमी ख़जाने का कंट्रोल जो है वो इसहाक डार के पास था, वो उनसे भी ज़्यादा उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस से पता नहीं 80-90 गुना उनके एहसास से बढ़ गए। फिर ख्वाजा आसिफ को देख लें कि यहाँ पर वज़ीर दिफा भी थे और बाहर दुबई के शेख के पास नौकरी भी कर रहे थे। तो ये इनकी अपनी ये सूरत हाल है। कोई किसी के पास चौकीदार का कामा था, तो किसी के पास हुनरमंद मजदूर का कामा था, कोई अपने बेटे की नौकरी कर रहा था, तो कोई और खिलवाड़ कर रहा था। तो आपके अपने किरदार इस तरह के हैं, आपका अपना दामन साफ नहीं है, आप दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उनका ताल्लुक फौज से है। अभी मौलाना साहब को कहें ना कि जब तक इन असासों को जस्टिफाई नहीं कर देते हट जाएं ओहदे से, उसकी वजह ये मौलाना को तो और ज़्यादा खतरनाक है। यानी आप आसिम सलीम बाजवा साहब को कहते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक फौज से है तो ये बहुत हसास मामला है, इसलिए उनको जस्टिफाई करने चाहिए अपने एहसास से। अच्छा, तो मौलाना साहब का ताल्लुक तो फौज से भी मोतबर जो हमारा है, यानी दीन, मजहब, मदरसा, मस्जिद से है ना। तो मौलाना साहब बताएं ना कि ये मदरसों के पैसों से इन्होंने एहसास बनाए हैं, मस्जिद के पैसों से बनाए हैं, कौन सा ऐसा कारोबार मौलाना साहब कर रहे थे कि अरबों रुपए के एहसास बन गए। सवाल तो उठेगा कि क्या ऐसा तो नहीं है जो मस्जिदों में लोग जो पैसे देते थे, जो मदरसों में लोग यतीम मस्कीन बेसहारा बच्चों के लिए देते थे, जो सदकात फितराने अतियात देते थे, वो, या फिर वो जो मैं आपको अक्सर ये बात बताता हूँ, अब तो आपको याद हो गई होगी कि DI खान में क्या होता था कि DI खान में ये होता था कि आपने सरकारी नौकरियां जो बेची जाती थी, आपने अगर सरकारी नौकरी लेनी होती थी, 1 लाख की थी, 80,000 की थी, जितने भी पैसों की, वो पैसे आप जाके मदरसे में देते थे और मदरसे की जाके आप पर्ची देते थे कि ये मैं मदरसे में दे आया हूँ। तो फिर मौलाना साहब सवाल तो होंगे, आपको भी अपनी चीज़ें देनी चाहिए। आपका मामला आसिम सलीम बाजवा साहब से भी हसास है। वजह यह है कि आपके पास मदरसे हैं, आपके पास मस्जिदें हैं जहाँ पे लोग ज़कात फितराने अतियात देते हैं, और ज़कात का पैसा जो है वो तो ये मदारिस के हवाले से भी एक मैं कोई यहाँ पे आपको शरई मसाइल बताने के लिए नहीं बैठा, क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि लोग बहुत माइंड कर जाते हैं जब दीन की तरफ ज़्यादा बात करें। वरना ये कोई है कि आप जब किसी ज़कात का पैसा देते हैं किसी मदरसे को, तो वो भी बताया जाता है, ये पता नहीं ज़कात या किसी और मद में आप देते हैं, आपको स्पेसिफिक बताना पड़ता है कि इस बच्चे पे आप जो है वो खर्च करेंगे, जिसका आप कहते हैं सिर्फ उस पे खर्च हो सकता है, जनरल भी आप नहीं दे सकते। यानी इतना हसास मामला है शरई तौर पर पैसे देने का। और
ये आप मस्जिदों के जो बॉक्स हैं चंदे के वो भी आपके इख्तियार में, मदरसे के फंड्स भी आपके इख्तियार में, फिर मदरसों के ऑडिट की बात करें तो आप चढ़ दौड़ते हैं कि इस्लाम पे हमला हो गया है। तो हज़रत उमर फ़ारूक से जब सवाल हुआ था, उन्होंने तो उनके बेटे ने खड़े होकर कहा था कि जी मैंने भी अपने हिस्से का कपड़ा अपने वालिद को दिया है तो इनका ये कुर्ता बनाए। हज़रत उमर फ़ारूक की आप बाकी मिसालें में देते हैं, लेकिन जब एहतसाब की बारी आती है तो आप फिर अपनी चोर बाजारी को जस्टिफाई करने के लिए आप कोई और चीज़ें ले आते हैं, वहाँ पे आप हज़रत उमर फ़ारूक की मिसालें नहीं देते। तो इसलिए मौलाना साहब को सबसे पहले अपने एहसासों का जवाब देना चाहिए, और नवाज़ शरीफ को जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनके बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम है, उनका जवाब देना चाहिए। बाकी आसिम सलीम बाजवा साहब की भी एहतसाब होना चाहिए, उनको भी जवाब देना चाहिए, उन्होंने जवाब दिया भी है। अगर आपको जवाब पसंद नहीं है तो आप जाएँ किसी अदालत में, अदालत से रुजू करें। आप में इतनी, आपके अंदर इतना वो जैसे कराची वाले कहते हैं तपड़ नहीं है कि आप जो है वो जाएँ किसी अदालत में उनके ख़िलाफ़, और बातें आप इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। और अब आप आर्मी चीफ से एक रिटायर्ड जो है वो कर्नल तक तो आ गए। देखते हैं अगर यहाँ तक बात आ गई है तो सुलह ही कर ले तो बेहतर है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सबका अमीर आसरू। अल्लाह हाफ़िज़।